बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं हूं अतीक खालिद धनियाल नाज़रीन, और प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट जो पंजाब का बजट पेश हुआ है, इसके अलावा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ मिल गया है उस हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा G7 ममालिक के हवाले से बात करेंगे कि जो चाइना के ख़िलाफ़ इत्तेहाद हो गया है, इस हवाले से बात करेंगे। और चाइना का आज बयान भी सामने आ गया, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, और सबसे बढ़कर हमारे उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम सगीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद सगीर साहब, कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत अच्छा लगा इतने अरसे के बाद दोबारा से आपको अपने साथ बैठा देकर कि आप यहाँ पर आज खुशी हुई है। आज सबसे पहले हम बजट के हवाले से बात करेंगे सर। पंजाब का जो बजट पेश हुआ है, तो जो हुकूमत है उसका ये कहना है कि आवाम दोस्त है, जबकि अपोजिशन का ये रोना है कि आवाम दुश्मन है। तो आपके ख्याल में ये है क्या, ये क्या चल क्या रहा है? देखें, अवाम दोस्त तो उस तरह से नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लगता है कि जिससे उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा लोगों पे। मसलन ये है कि इन्होंने तालीम के लिए 442 अरब रुपये इन्होंने रखे। बिल्कुल। अच्छा, तालीम जो है वो बराह रास्त आपको पता है कि आम आदमी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही लोग तंग आ गए हैं अपने बच्चों को बड़े बड़ी जगहों पे, मतलब है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के बच्चे जो है वो उस तरह से उन स्कूलों में तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। लिहाजा अगर तालीम के ऊपर ये कुछ करते हैं तो वो एक अच्छी, एक खुशाइंद बात है। फिर इसी तरह आप ये देखिए कि इन्होंने जो है वो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सियालकोट में बना रहे हैं 17 अरब से। फिर पंजाब के 25% स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, और 7 नई यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो कायम करनी है। तो तालीम लगता है कि इनकी शायद थोड़ी बहुत प्रायोरिटी बन रही है, हायर एजुकेशन भी और प्राइमरी भी, और उसके बाद जो बाकी आपकी जो दूसरी तालीम, सनवी तालीम भी जो है। सो अगर तालीम के ऊपर इतनी संजीदगी ये अगर पहले साल में दिखाते तो अब तक शायद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तामीर हो चुकी होती, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इन्होंने सोचा तो। फिर आप ये देखिए कि जो इन्होंने जो तरक्याती मनसूबे हैं उसके लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए जो है इन्होंने मुख्तस किए हैं, और इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर रहे हैं लाहौर में। फिर मेरे वही वाली बात है कि ये तख्ते लाहौर, मियाँ साहब भी तख्ते लाहौर को ही लेके बैठे हुए थे, और ये भी तख्ते लाहौर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सो अगर क्या ही अच्छा होता है कि आप मुल्तान के अंदर भी चलाते, क्या ही अच्छा होता है कि आप जो है ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो फैसलाबाद में चलती हैं, कई अच्छा होता है कि ये फैसलाबाद में के साथ गुजरांवाला में भी चलती हैं, ये साहिवाल में भी चल जाती, और कोई बस जो है वो टूटी फूटी जो है वो खानेवाल में भी चलती, साउथ पंजाब के इलाके बहावलपुर में भी चलती। फिर उसके बाद जो है ये बाकी शहरों को भी जो पंजाब के जो है उसी तरह उतनी ही प्रेफरेंस देते, तो शायद मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, जबकि ये साउथ पंजाब से, आप देखें ना, वज़ीर आला साहब खुद साउथ पंजाब से हैं, बज़दार साहब, और साउथ पंजाब उनकी प्रायोरिटी नहीं है। साउथ पंजाब की हालत ये है कि इन्होंने साउथ पंजाब के लिए कुल बजट का 35% इन्होंने कहा जी खर्च किया जाएगा, जबकि आप देखें कि साउथ पंजाब जो है वो पूरे पंजाब का कितना बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। आप देखें कि साउथ पंजाब से ना सिर्फ ये कि वो हो रहा है, बल्कि आप देखें कि जो आपकी कपास है वो साउथ पंजाब से जा रही है, आपका गन्ना बहुत बड़े उस पर जो है वो साउथ पंजाब से जाता है, आपकी साउथ पंजाब की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। और मैं यहाँ पे आज एक बात करना चाहता हूँ अतीक, कि साउथ पंजाब के साथ और खानेवाल के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, एक साजिश की जा रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। वो ये कि खानेवाल को जो है वो हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है साहिवाल डिवीज़न का, जबकि खानेवाल जो है वो मुल्तान के ज़्यादा करीब है। आप देखें कि साहिवाल जाने के लिए खानेवाल से आप पहले मियाँ चन्नू पहुँचते हैं, मियाँ चन्नू से चीचावतनी पहुँचते हैं, चीचावतनी से फिर जाके आप साहिवाल पहुँचते हैं, जबकि खानेवाल से सीधे आप मुल्तान पहुँच जाते हैं, कोई बीच में जो है वो नहीं है, और हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगते आपको मुल्तान पहुँचने में। और आप उस डिस्ट्रिक्ट को उठा के जो है वो एक ऐसे शहर का हिस्सा बनाने जा रहे हैं जो कि उससे कहीं ज़्यादा दूर है, वो 200-250 किलोमीटर वहाँ से बनता है। तो आप 30 किलोमीटर भी या 25 किलोमीटर के फासले पे जो मुल्तान है उसका हिस्सा नहीं बना रहे। जहाँ पे आप देखें कि खानेवाल की डिस्ट्रिक्ट जो है, तहसीलें जो हैं, उसमें तहसील कबीरवाला है, और कबीरवाला के मोर देन 70% एरिया में सराइकी बोली जाती है, और वो सारे का सारा सराइकी जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आप देखें कि खानेवाल के
साथ जो है वो कच्चा खूह है, वो भी न्याजी है, सारे के सारे सराइकी बोलते हैं। खानेवाल के साथ फिर आप देखें जहानिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ पे भी सराइकी बोली जाती है। खानेवाल के साथ आप देखें कि इस तरफ जो है विहाड़ी है, विहाड़ी को भी तोड़ के जो है वो मिला रहे हैं जी उसके साथ। सो खानेवाल और विहाड़ी ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके अंदर जो है जो मुल्तान का जो रेवेन्यू है। और जो वहाँ पे अब अगर मुल्तान अलग सूबा बनता है या सराइकी अलग सूबा बन जाता है तो इन एरियाज की जो कपास होगी या इन एरिया की जो एग्रीकल्चर है इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो मुल्तान को होगा। और ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि इसका सारे का सारा फायदा जो है वो तख्ते लाहौर को होना चाहिए। अच्छा, आपने इतने प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए, इतनी चीजें आपने बता दी कि इतने पैसे लगने, तो बताइएगा कि पिछले भी जो आपको बताया कि बजट पेश होते रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे फंड्स थे जो कुछ रिलीज नहीं हुए और जो कुछ रिलीज हुए लेकिन वो काम पे लगाए नहीं गए। तो बताइएगा कि ये जो तकरीबन 2600 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया है तो ये पैसे खर्च हो पाएंगे? क्योंकि इससे पहले जो विफाक का भी बजट था वो भी तकरीबन 900 अरब रुपए का ये बजट था। तो ये आपके ख्याल में ये आगे आने वाले दिनों में ये बजट जो पेश किया गया है तो फंड्स जो रिलीज होंगे और वो इस्तेमाल किया जाएगा, हो पाएगा ये? देखिए हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है कि फंड्स रख दिए जाते हैं, फंड्स इस्तेमाल नहीं होते इसलिए कि नाअहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। इनकॉम्पिटेंट लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि ये कहीं सही जगह पे खर्च करेंगे? सही। अच्छा, जब सही जगह पे खर्च नहीं कर सकेंगे, जब इनकॉम्पिटेंस है, जब नालायकी है, नाअहली है, तो फिर यही होगा कि आप लैप्स कर जाते हैं। होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, ये बाकी सूबों में भी होता है और वफाक में भी होता है कि आपके पास फंड्स आ गए, फर्ज करें उन्होंने आपको जो है वो उन्होंने दे दिया जी आपके पास ये 1 करोड़ रुपया है या 50 करोड़ है या 5 करोड़ है या 1 अरब है या 10 अरब रुपया। अब आपने वो 10 अरब रुपया एक सर्टेन टाइम के अंदर जो है आपने खर्च करना होता है, लेकिन ये खर्च नहीं कर पाते। खर्च इसलिए नहीं कर पाते कि खर्च करने के लिए जारी बात है कि मेहनत करनी पड़ती है। आपको पूरा जो प्रोजेक्ट बनाते हैं इसका PC1 बनता है, PC2 बनता है। अच्छा, जब PC1 बनता है तो फिर आप उसके लिए जो है वो बजट जो आपने वो बनाते हैं, फिर उसके लिए आपने उसका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपने डिज़ाइन करना होता है। प्रोजेक्ट जब डिज़ाइन किया जाता है, फिर अब ये खर्च के कहाँ करते हैं? ये करते हैं स्टेशनरी खरीदने में, ये खर्च करते हैं टेबल मेज़ें खरीदने में, ये खर्च करते हैं जो आपने टेलीविज़न स्क्रीनें हैं या आपने जो है वो कंप्यूटर ले लिए या आपने इस तरह की चीज़ें ले ली। ये ऐसे जो चीज़ें हैं जिनकी सिंपल आपने जो है वो अप्रूवल देनी है और आपने उसके ऊपर जो है उसके वो कर देना। लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं जाते। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, आपको बड़ी बड़ी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, आपको बड़े आपको जो है वो मीटिंग्स करनी पड़ती है, लोगों से मिलना पड़ता है, उसके लिए आपको दिन रात जागना पड़ता है, एक करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि दिन रात जागना पड़ता है, तो ये कोई पीछे से कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि आप कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड्स रिलीज होते हैं, स्टेशनरी वगैरह खरीद ली जाती है, कंप्यूटर खरीद लिए जाते हैं, तो ये इन चीज़ें खरीदने के लिए तो अगर जो बाकी पैसे बच जाते हैं तो क्या सारे के सारे यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है या कुछ वापस भी हो जाता है? अगर वापस हो जाता है तो ये पूछनी नहीं है कि यार ये वापस क्यों किया है, इस्तेमाल क्यों नहीं किया? एक तरीका होता है कि जब आपने फर्ज करें आपको 50 करोड़ रुपए मिले, एक सर्टेन आपने कहा जी कि उससे पहले डिमांड्स मांगी जाती हैं। हर मिनिस्ट्री जो है वो बाकायदा बाउंड है कि वो अपना जो फिस्कल ईयर है उसको खत्म होने से पहले आप ये बताने पे मजबूर होती है कि उन्होंने कितने लिए थे, कितने खर्च किए और आइंदा क्या करना चाहते हैं और उसके लिए उनको कितना पैसा दरकार है। सो वो अपनी अपनी वजारत के जरिए वहाँ पे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, एक डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, DFAs होते हैं और FAs होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइजर जो है ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जवाबदेह होते हैं, लेकिन हर मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। तो इनका पूरा एक नेटवर्क है फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि उन्होंने अपने बंदों को बिठाया हुआ मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, वो जो FDA है, जो DFA है, डिप्टी फाइनेंस एडवाइज़र जो है, वो अपनी मिनिस्ट्री के सेक्शन अफसर के साथ मिलकर, अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर अपनी मिनिस्ट्री की पूरी जो डिमांड होती है उसको सामने रखते हुए पूरा बजट डिज़ाइन करता है। वो जो डिज़ाइन किया जाता है वो बजट जो है वो फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास चला जाता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र उसको साइन करता है और वो जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, और फिर जॉइंट सेक्रेटरी जो है उसको अपने जो सेक्रेटरी होता है उससे पहले जो एडिशनल सेक्रेटरी उससे होता हुआ जो है ये अपने फेडरल सेक्रेटरी के पास चला जाता है। अच्छा, हर मिनिस्ट्री से जब वो आ जाता है तो फिर उसको वो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बता देते हैं कि ये हमारी इतनी हमारी डिमांड है और उसमें हमने उसमें कट्स भी लगते हैं। अच्छा, अब वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो चीज़ें भेजता है, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र उसको देखता है, चूँकि उसके पास पिछला भी एक ओवरव्यू होता है। फर्ज करें उसने अगर जो है पिछली दफ़ा उसने 50 करोड़ मांगे थे
और उसमें से जो है 30 करोड़ उन्होंने खर्च किए और 20 करोड़ लैप्स हो गए, तो अगली दफा जब वो 50 करोड़ दोबारा मांगता है तो वो उसको बताएगा कि आपने 50 करोड़ जो आपने मांगे हैं, आप तो 30 करोड़ जो है वो खर्च कर पाए, 20 करोड़ आपसे खर्च ही नहीं हुए, लिहाजा अब इस दफा हम आपको 30 करोड़ देंगे, अब आप आपको 50 करोड़ नहीं देंगे। तो इसलिए इनकी कोशिश होती है कि आखिरी दिनों में ये, मुझे याद है मैं एक डेपुटेशन पे था उस वक्त, गवर्नमेंट जॉब किया करता था, तो मुझे एक वजारत में काम करने का मौका मिला। वहाँ पे एक जो ब्यूरोक्रेसी का एक साहब थे, तो उन्होंने बताया कि हम बैठे हुए थे, उनके साथ मामला तय कर रहे थे कि इस बार हमें कितने खर्चे हैं और क्या करना है, और हमारे उन्होंने मुझसे मांगी थी कि जी आप हमें बताएं कि आपके पास क्या क्या आपके जो आप रिक्विजिट करें कि आपने क्या करना है, और हमें आप अपना पूरे का पूरा जो है वो लिख के दें। तो मैंने वो लिख के दिया उनको, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसे है कि फिलहाल हमारे पास इतना बजट पड़ा हुआ है, तो वाई नॉट कि आप इस साल कर लें। मैंने कहा जी इस साल मैं अभी कैसे करूं? कहते जी 2 महीने हैं, 2 महीने में आप कर लें जल्दी जल्दी। और मैं कहा पॉसिबल नहीं है 2 महीने में, लेकिन उनके कहने पे मैंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अरेंज कर ली, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज की कि जिसके अंदर जो है वो बजट, और कुछ भी नहीं हुआ तो हमने जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें खरीद ली कि चलो कुछ ना कुछ तो है, चूँकि उनका कहना ये था कि अगर ये वापस चला गया तो अगली दफ़ा हमें मिलेगा नहीं इतना, और अगली दफ़ा हम इससे ज़्यादा जो है वो डिमांड कर देंगे। लिहाजा ये एक तरीकाकार है इनका काम करने का, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के अंदर जो बैठी हुई आपके बाबूज जो है उनका। और मैं समझता हूँ कि बेशतर लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नालायक लोग भी आ जाते हैं जिनकी वजह से जो है वो सारे का सारा काम जो है वो किया तरह आपका ठीक हो गया। अच्छा, ये हुकूमत का ये कहना है कि ये जो बजट है सरप्लस है, लेकिन ये है कि जो अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि ये खसारे का बजट जा रहा है, तो आपके ख्याल में कि वाकई सरप्लस है या खसारे में जा रहा है? ये नहीं, देखिए खसारे का बजट तो तब होता आप जब आपके पास जो है फर्ज करें कि आपको पल्ले से डालना पड़ता, तो ऑब्वियसली सरप्लस इन द सेंस कि इन्होंने कुछ टारगेट्स अचीव किए हैं, दूसरा इन्होंने अपने खर्चे कम किए, इसमें कोई दो राय नहीं। सो कहीं ना कहीं इनके क्रेडिट पे अच्छी चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरी आप देखें कि इन्होंने जो सूबाई हुकूमत ने जो महसूलात का जो हदफ रखा है 359 अरब रुपये, और तो इन्होंने लास्ट टाइम जो हदफ रखा था उसको उन्होंने करीब करीब अचीव किया था, सारा तो नहीं कर सके लेकिन करीब। अच्छा, अब देखिए आपकी इनकम क्या है, सूबों की इनकम, एक वफाक की इनकम है, एक सूबों की इनकम है, एक पूरे मुल्क की इनकम। सूबों की इनकम ये है कि अपने जो टैक्स वसूलियाँ हैं वो प्रॉपर उसको वो करें, टैक्स वसूल करें, और फिर उस टैक्स को ही आपने खर्च करना होता है ना। वफाक का क्या है कि वफाक के कुछ इदारे हैं, FBR जो है वो अपने बजट वो करता है। देन पूरे मुल्क का जो आपकी कमाई ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आप 2 अरब और कोई 65 करोड़ डॉलर्स जो हैं ये आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, 2.65 अरब बिलियन डॉलर्स जो है, और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कोई 43 के करीब है, 43 बिलियन, 41 बिलियन का 40 to 41 बिलियन का एक बीच में गैप है। सही, यानी आप कमाते नहीं है, सिर्फ खर्च करते हैं, आपके डॉलर्स बाहर चले जाते हैं। सही। सो ये इतना बड़ा गैप है, ये आप लोकल जो कमाई है उससे पूरा नहीं कर सकते। आप लाख आप जो है वो 359 अरब रुपया कमा लें, लेकिन है तो रुपया ही ना। आप जब तक जो है आप एक्सपोर्ट्स नहीं अपनी बढ़ाएंगे, जब तक सूबों को आप वो नहीं करेंगे कि सूबे जो है वो टारगेट्स उनको कहेंगे एक्सपोर्ट्स का भी टारगेट दें सूबों को कि ये आपने हर हाल में बढ़ानी है। अब देखेंगे आपके पंजाब के अंदर जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर है फैसलाबाद, फैसलाबाद में बहुत ज़बरदस्त कपड़ा बनता है। पंजाब के अंदर जो है कपास आपकी जिनिंग स्पिनिंग यूनिट्स लगे हुए, पंजाब के अंदर जो है वो टेक्सटाइल यूनिट्स लगे हुए हैं, पंजाब के अंदर जो है वो शुगर के मिले हैं, पंजाब के अंदर आप देखें कि सियालकोट जैसा शहर है जहाँ पे जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं। पंजाब के अंदर जो है सियालकोट जैसा शहर है जहाँ पे जो है फुटबॉल बन रहा है, और वो फुटबॉल जो कि वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है वहाँ पे खेला जाता है। ठीक है, पंजाब के अंदर जो है वो लेदर का बहुत बड़ा एक बिजनेस है, और लेदर जो है वो आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। सो अगर पंजाब को ये हदफ दिया जाए कि आपने 359 अरब रुपया अगर आपने महसूलात वो अपने लोकल लेवल पे आपने करने हैं, तो ये आपके एक्सपोर्ट्स हैं, ये भी आपने अचीव करना है। अब लोगों को वो करें, मोटिवेट करें कि आपने ये करना है हर हाल में,
और उसके लिए आप अपनी पॉलिसीज बनाएं, अपने वो करें। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि जो आइंदा का हदफ है तकरीबन 600 अरब का हदफ है, एक जो खसारा कंप्लीट करना है, तो बताइएगा कि ये कैसे हो सकता है? क्या आपके ख्याल में प्राइवेटाइजेशन होगी, कुछ इदारे प्राइवेट किए जाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी कहा गया था लेकिन उससे पहले प्राइवेट नहीं किए गए, कुछ किए गए लेकिन ये कि ज़्यादातर नहीं किए गए, तो ये खसारा कैसे मुकम्मल किया जाएगा? देखिए पंजाब के अंदर आपने कितने % है, आपने 98वीं तरमीम के बाद जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है उसमें पंजाब में टोटल हैं ही कितने इदारे कि जिनको आपने बेच देना है? क्या मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन को बेचेंगे, या आप अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बेचेंगे, या आप किसको बेचेंगे? भाई अभी भी बहुत सारे इदारे तो उनके पास है, वफाक के पास है ना जो सिक यूनिट है, तो पंजाब ने बेचने हैं, पंजाब ने कैसे बेचने हैं? वो तो वफाक बेचेगा। आपके जो सिक यूनिट हैं ये सारे के सारे जो हैं, जो 60+ हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, कोई 100+ हैं जिनके टोटल आपने वो किया हुआ, कोई 135 के करीब जो है। अच्छा स्टील मिल पंजाब के पास नहीं है लेकिन काम नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है, PIA जो है वो पंजाब के पास तो नहीं है, वो तो वफाक का है लेकिन काम नहीं कर रहा। आपकी जो है वो PTV जो है वो वफाक के पास है, पंजाब के पास नहीं है। आप उसको बंद करें, उसको आपके ख्याल में हो सकता है? इसी तरह आपके होना चाहिए। देखें ये जो सिक यूनिट्स हैं जो कि काम नहीं कर रहे, अपने पंजाब के अंदर जो है कुछ ज़री इदारे हैं ऐसे, एक दो जो है जो कि ज़राअत को कंट्रोल कर रहे हैं। रेलवे के हवाले से क्या सीन है जी? रेलवे के हवाले से, क्योंकि अच्छा जो रेलवे भी जो है ये भी वफाक के पास है, पंजाब के पास तो नहीं। आजम स्वाति साहब का ये कहना था कि पहले वो ये कहते थे कि रेलवे, जब वो आए थे उससे पहले वो कहते थे कि रेलवे खसारे में जा रही है, लेकिन अब वो आगे के कह रहे ठीक है, लेकिन फिर से अब वो कह रहे हैं कि दोबारा इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो आपके ख्याल में ये हो क्या रहा है? लालू करें जी खसारे में, लालू प्रसाद साहब को बना दिया गया भारत के अंदर रेलवे का वजीर, और उस बंदे ने दिन रात काम करके रेलवे को उस लेवल पे ले गया कि ना सिर्फ अपने रेलवे को प्रॉफिट में ले आया, बल्कि रेलवे ने वहाँ के पोस्ट ऑफिस और रेलवे पुलिस का खर्चा और तनख्वाहें उन्होंने देनी शुरू कर दी। देखिए ये होता है, और उस बंदे को आप उससे क्या आप उससे तवक्को कर सकते थे एक बंदे से जो कि, लेकिन उसने काम किया, उसने BJP का आदमी था और उसने बड़ा ज़बरदस्त उसने काम किया। देखिए चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक हो, या इससे पहले शेख रशीद साहब थे, इसके बाद फिर शेख साहब आ गए, या अभी जिनका आप स्वाति साहब जो है, ये मैं नहीं समझता इनमें से कोई भी एक ऐसा कॉम्पिटेंट आदमी है कि जो कि आज़म स्वाति साहब की अपनी फर्म है, बड़ा काम करेंगे उसमें। शेख रशीद साहब जो है वो उनका अपना इदारा है जो वो ये आपको पता है सिल्क का काम करते हैं, चाइना से सिल्क जो है वो लेके आते हैं और वो बेचते हैं, और उनके बाकायदा वो इदारा तो बड़ा फल फूल सकता है। लेकिन अगर आप तो कहें कि जी रेलवे करेंगे तो कभी भी नहीं करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो है वो रेलवे की ज़मीन तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो रेलवे को ठीक कर देंगे तो कभी भी रेलवे को ठीक नहीं करेंगे। सो इन लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। आपको पता है एक बंदा था जो चकवाल से उनका ताल्लुक था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको वजीर रेलवे बना दिया गया और उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो रेल जो चला करती थी ना उनके सुबह के वक्त जिसपे लोग आते थे, उससे चूंकि उनकी गाड़ियां चलती थी, उन्होंने वो रेल ही बंद कर दी सिर्फ अपनी गाड़ियों को वो करने के लिए कि उनकी गाड़ी की जो है सवारियां जो है वो टूट ना जाए, बल्कि ज्यादा सवारियां आए। मतलब कि जहां पे लोग अपनी एक चारा आने के लिए आपका जो है रियासत का जो है वो 100 रुपए का नुकसान कर दें, आप उन लोगों से क्या तवक्को करेंगे कि वो जो है वो इस मुल्क का भला सोच सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। अच्छा बताइएगा कि IMF की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। आपके ख्याल में यहाँ पर बजट तो पेश कर दिया गया, वफाक का भी पंजाब के बजट पेश कर दिया गया, तो आपके ख्याल में IMF इसको मंजूर करेगा, कबूल कर लेगा? और क्योंकि इनका ये कहना है कि IMF के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ बैठ के हमने बजट तैयार किया, तो क्या IMF ने तैयार किया है ये हुकूमत ने तैयार किया? IMF की जरा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए ना तो वो कहता है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1.9% होगी। सही, ठीक है, होगी है नहीं, हो सकती है, होगी या होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। अच्छा 1.9 वो कह रहा है तो माइट भी 1.6 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। लिहाजा उसने कहा कि जो मैंने पॉलिसीज दी हैं अगर ये इंप्लीमेंट हुई तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 1.9 होगी। इन्होंने जो बाहर निकल के बात की, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और जो आपके इन्होंने बाकी इन्होंने जो बढ़त मारी है वो मारी है कि हम जो है वो 3.8 to 4.1 तक ले जाएंगे ग्रोथ। अब मुझे बताइए कि ये क्या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अगर IMF आपको 1.9 कह रहा है कि ये इतनी होगी तो उसने मैक्सिमम फिगर दी होगी ना। ठीक है, ठीक है। आपने कहा नहीं हम तो इससे ऊपर 3.9 तक लेके जाएंगे, तो इससे भी ऊपर ले जाएंगे। अच्छा
इसका मतलब है कि आईएमएफ की तो पॉलिसी से आप वैसे ही बाहर निकल गए। मुस्तरद आईएमएफ कर पहले ही दिया। आपसे नाखुश है कि आपने जो है वो खामखा झूठ बोल दिया है। अच्छा, उसके ऊपर आईएमएफ ने आपको ये कहा है कि आप जो है वो बिजली के निर्ख बढ़ाएं। अच्छा, आईएमएफ ने आपको कहा कि आप कॉल्स के अंदर पैसे ऐड करें। आईएमएफ ने आपको कहा कि आप जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करें। आईएमएफ ने आपको कहा है कि आप बिजली के और गैस के निर्ख जो है वो इंक्रीज करें। आईएमएफ ने आपको कहा है कि जो है आप ये चीज़ें जो है वो मजीद मेरे पास गिरवी रखें। आपने ऑलरेडी जो है जो वो खरीदे हुए हैं स्कूप बॉन्ड जो हैं, और जो आपने जो चीज़ें अपनी, आपको पता है आपके बड़े बड़े इदारे जो है वो आईएमएफ के पास गिरवी हैं। आपको पता है आपका मोटरवे जो है वो गिरवी है। आपको पता है आपके और बहुत सारी जो है वो जगह और इदारे जो है जो नेशनल इंटीग्रिटी के इदारे हैं वो भी वहाँ पे गिरवी हैं, और आपने उनके ऊपर पैसा लिया हुआ है उनसे, और आपने कहा हुआ है कि ये ज़मानत के तौर पर हम आपके पास रख रहे हैं। सो मुझे बताइए, ऑलरेडी हम जो है वो उसके पास गिरवी हैं, हम कैसे फैसले ले सकते हैं उनसे बाहर निकल के? मतलब ये फैसले कैसे होगा कि नहीं, वो फैसले, ये इन्होंने कुछ फैसले अगर लिए भी हैं तो वो भड़क मारी है। अल्टीमेटली इनको मूव ऑन करना पड़ेगा, अल्टीमेटली इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये नहीं चल सकते उनके बगैर जो है वो आपके भाई, उनके शायद आपके यहाँ पे उनका अंगूठा है, जब चाहे दबा दें, जब चाहे आपका सांस रोक लें, जब चाहे आपके नाक से नक्सीर निकाल दें, जब चाहे आपकी लकीरें निकाल दें, जब चाहे आपकी जुबान हलक से खींच लें, जब चाहे आपके मुंह में जुबान डाल दें, जब चाहे आपके मुंह से जो है वो अल्फाज निकाल लें, जब चाहे आपके कानों को बंद कर दें, आपकी आंखों को खीरा कर दें या शीरा कर दें, या आपकी आंखों को अंधा कर दें। ये उनके ऊपर है भाई। आप जिनका खाते हैं उनका गाते हैं, जिनका खाते हैं उन्हीं का बजाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि जो है मतलब ये कोई नेगोशिएशन कुछ भी नहीं हो सकती, जो हो गया बस वही फिक्स है, उन्होंने करना ही करना है। इन्होंने पाकिस्तान हुकूमत ने, देखिए, उन्होंने जो कह दिया है वो आपने करना है और कर दिया है। करना है, कर दिया है, ठीक हो गया। ये पॉइंट आखिरी बात जबरदस्त कर दिया, करना तो कर दिया है। एक तो होता है करना तो करना पड़ेगा, कर दिया है, कर दिया, ठीक हो गया। किए बगैर गुजारा ही नहीं है, फिर वरना आपको घर जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है पाकिस्तान में वोट देने का हक मिल गया है, जो कि खुशाइंद बात है और होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता क्या होगा। तो इसके खिलाफ आपको पता है कि अभी आज का जो एक बयान काफ़ी मशहूर हो रहा था, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हालात को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, मईशत क्या है, कैसी है। हालांकि देखा जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको तकरीबन ज़्यादा पता होता है, क्योंकि उन्होंने पैसे भेजने हैं, बजट के हिसाब से पैसे भेजने होते हैं। तो अब बताइएगा कि क्या ये अपोजिशन को वाकई ये काम करना चाहिए, मुखालफत करनी चाहिए कि ये वोट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के बारे में? देखें, पीटीआई, आपको याद है जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो पीटीआई ने अमेरिका के एक बड़े सारे ग्राउंड को भर दिया था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे कर दिए थे। पीटीआई के बारे में एक परसेप्शन है कि पीटीआई की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर जो है एक से है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर उनकी एक डिमांड वर्थ है और उनकी वर्थ भी है। सो ये काम उन्होंने टोटली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को खुश करने के लिए किया। आपके जो वजीर थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, वो कौन थे भला? जुल्फी बुखारी साहब। बिल्कुल। वो जुल्फी बुखारी साहब कौन है? खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, आपकी इस जो वज़ीरों और मुशीरों की फ़ौज थी, इसमें कुछ लोगों को आपको याद है इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने, उनके बाद ड्यूल नेशनलिटी, डबल नेशनलिटी, बिल्कुल ऐसे ही है, और उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, इसलिए कि वो वावड़ा लोग साहब जो के है हवाले से भी वो कहीं और से आए हुए थे, वो तो जो है वो लैंड किए थे यहाँ पे। तो जो लैंड करते हैं जब लोग जो है, तो लैंड करने वाले लोग अल्टीमेटली उनकी एक अपनी एक शनाख्त अलग से शनाख्त भी है, और उनकी एक एसोसिएशन होती है अपने लोगों के साथ। लिहाजा इन्होंने, वो चले तो गए लेकिन उनका असर और सूख आज भी कायम है। सो उनको भी खुश किया गया है, और उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी खुश किया गया है जिन्होंने इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के नारे लगाए हैं, और जो बाहर बैठे हुए हैं। नून लीग को पता है, आपको याद होगा कि जब थे खान साहब ने, एक साहब जिनका हम नाम नहीं ले सकते, जो लंदन में बैठे हुए हैं और जो कराची की एक जमात को चला रहे थे, तो ले लें, अच्छा हो जाएगा, नाम ले लें। नहीं, हम नहीं ले सकते ना, वो फिर आपको पता मार पड़ती है, वो पसंद नहीं है, वो अदालतें जो बहुत, वो आपको पता वो आके गला दबा देगी। सो डरना चाहिए, और मोअज़्ज़ज़ अदलिया का फैसला हमारी सर आंखों पे है, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए और उसको ऑनर करना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो जो साहब हैं, उन साहब के खिलाफ जो है पीटीआई ने बहुत बड़ा, और मुमकिन नहीं था कि वो इतना बड़ा मुजाहरा अरेंज किया जाए लंदन में बैठ के, एक ऐसे बंदे के दरमियान जो कि लंदन की उस पार्टी को हेड कर रहा है, और जो लंदन में भी बंदे मरवा दिए थे उसने, याद है एक बंदा कत्ल करवा दिया था, बल्कि 2-3 दफा उधर। इतनी बात है कि नाम ही ले लें। जी,
तो वो जो है वो बड़ा खतरनाक आदमी था। उस खतरनाक आदमी के खिलाफ अगर किसी ने मुजाहरा किया था लंदन की सड़कों पे तो वो पीटीआई थी, इसलिए कि पीटीआई की ओवरसीज के अंदर है गेम है उनकी। अच्छा, फिर आप देखें कि आपको याद होगा कि जब नून लीग जो है वो गवर्नमेंट में थी तो चोर चोर के नारे लगा करते थे। अच्छा, कभी किसी वजीर को रोक के उसकी वीडियो बना के उसको कहते थे तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो, जूते मार दिए जाते थे, पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहे। जो जितने भी वो लगे पीटीआई के लोग थे, अब भी लगे हुए, ठीक है, पीटीआई के लोग थे। और पीटीआई के लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे वो मुख्तलिफ उनके साथ जो है वो करते रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के उनकी तबीयत साफ करते रहे हैं। सो ये वाली बात जो कि की जा रही है कि ओवरसीज जो है उनको हक नहीं मिलना चाहिए, तो वो नून लीग इसलिए कह रही है कि नून लीग की को कुट पड़ी हुई है ओवरसीज से। और नून लीग का जो है आप यकीन करें भाई, आपको याद नहीं है कि वो मियां साहब के साथ क्या हुआ था बाहर? बिल्कुल, वो आपको याद नहीं है की हालत में कि शेर साहब जो है वो जो क्या नाम था उनका, आबद शेर अली साहब, आबद शेर अली की तो पीछे पड़ गया था वो पीटीआई का बंदा, उसने वीडियो बनाई हुई थी, वो कहता बात सुने तुम चोर हो, और वो भागता फिर रहा है और वो वीडियो बना रहा है, पीछे 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 जा रहा है। सो ये सारे पीटीआई के लोग थे और पीटीआई के मीडिया साहब भी और डार साहब के साथ क्या किया उन्होंने। सो ये सारे जो है ये ओवरसीज हैं और ये ऐसी चीजें करके, आपको पता है जब ये इस तरह की चीज ऑनलाइन जाती है ना, खासा बहुत खुश होते हैं ना, देखा ये बहुत अच्छा काम किया है इसने। तो वो अगर बात की जाए तो वो भी तो बाहर से होकर सेनेटर मुंतखब हुए थे। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, अब किस किस का नाम लेंगे क्योंकि यही मुखालफत कर रहे ना। अच्छा, एक चीज अगर मुझे बताइएगा कि क्योंकि इतनी मुखालफत, अच्छा ऐसे इकबाल के पास भी वैसे कामा है। अच्छा ये लोग, अच्छा कामा इनके पास भी, अच्छा मुखालफत फिर भी कहा जाए ना, इनको भी ओवरसीज कहा जाए तो बुरा नहीं है, खुद भी ये कामा ज़्यादा ही है। आधे से ज्यादा लोग इनके कामे पे बैठे हुए थे और कामा भुगत रहे हैं। आप देख लें कि ख्वाजा साहब जो है, जो बड़े ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा साहब दूसरे, उनके ऊपर भी कामा का जो है वो हुआ था। ये सब वो कामा ज़्यादा लोग हैं इनके पास। ख्वाजा आसिफ साहब जो है, ये सारे के सारे जो है ये कामा ज़्यादा लोग हैं। और कामा किसको मिलता है? जो ओवरसीज होता है। तो ये खुद भी ओवरसीज ही हैं। देखे ना कि मियाँ साहब भी ओवरसीज ही हैं, रहते बाहर हैं, वजारत करने, वजारत उज़्मा करने यहाँ जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। जब ये तो नहीं चाह रहे कि हम यहाँ पे वोट नहीं देंगे, ये तो नहीं चाह रहे कि हमने वोट नहीं, ये डरते हैं, इनको पता है कि ओवरसीज का बहुत बड़ा वोट है, वो बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। बिल्कुल, तकरीबन 90 लाख वोट 90 लाख तकरीबन, लगभग, जानिए आप सिर्फ 90 लाख ना लें, 90 लाख फैमिलीज, हाँ ऐसा करें तो 90 लाख खानदान। एक आदमी जो है जो बाहर बैठा हुआ है, वो जो पैसे भेजता है, वो घर में यहाँ पे 5-6 लोग खाने वाले हैं। बिल्कुल, तो 90 लाख का मतलब है, अगर फर्ज करें आप रफ एस्टिमेट 1 करोड़ रखें, तो 1 करोड़ का मतलब है कि 9 करोड़। बिल्कुल, और अगर 90 लाख है, चलो 1 करोड़ निकाल भी दे तो 8 करोड़, 8 करोड़ नहीं तो 4 करोड़, अभी 4 करोड़ नहीं 5 करोड़, 5 करोड़ नहीं 1 करोड़ तो है, 1 करोड़ लोग तो है ही ना। बिल्कुल, 1 करोड़ लोग अगर पीटीआई को वोट देंगे, अच्छा तो सोचे कि बात किधर जाती है। ये तो काफी आगे बढ़ जाती है। तो ये आखिरी, इस टॉपिक में आखिरी सवाल है कि ये इन्होंने अपोजिशन ने इतनी मुखालफत की है, तो इनको ये एहसास नहीं कि अगर हम इतनी मुखालफत करेंगे तो जाहिर सी बात है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उससे हमारा वोट बैंक भी खराब होगा। डेफिनेटली उनको तो गुस्सा तो आएगा ना। वोट बैंक है ही नहीं इनका, बहुत कम है, कुछ परसेंट तो सर है, थोड़ा बहुत नहीं, वो जो कुछ परसेंट है वो मैटर ही नहीं करता, इसलिए इनको कोई परवाह नहीं कि हम जो है वो करें। इसलिए कि इनको पता है कि देखें बाहर जाएंगे जूते तो वैसे भी खाने हैं, तो ज़रा थोड़ा सा खुल के तो खाए ना। ठीक हो गया, अब ये है कि ज़रा खुल छुल के खा लेंगे। ठीक है सर, टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया और कोशिश करेंगे कि एक और आखिरी टॉपिक है, इसको जल्दी से और अच्छे तरीके से ब्रीफ कीजिएगा। G7 के हवाले से बात करना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है अमेरिका ने 7 ममालिक के साथ, तकरीबन 7 ममालिक मिलकर उन्होंने चाइना के साथ जो ना ऐलान जंग कर दिया है। और वो ऐलान जंग जो है बम धमाकों से नहीं है, वो तकरीबन आपको कहें मईशत के साथ उन्होंने जंग शुरू कर दी है। तो इस हवाले से बताइएगा कि जो सी पैक है उसके मुकाबले में बल्कि उससे बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो ये क्या ज़रूरत पड़ गई है सर, ये एक उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट? अच्छा, मजे की बात आपको बताऊँ, चाइना करे या यूरोप करे या अमेरिका करे, फ़ायदा हमें ही है। बिल्कुल, इसलिए कि आप रास्ते में बैठे हुए हैं, आए हो तो की ला के आए हो, जाओगे तो की दे के जाओगे। जो इधर से उतरेंगे हम कहते हैं कि भाईजान तो दे दो, साढ़े नाल मुको। जो इधर से आते हैं ऐसे कहते हैं भाईजान साढ़े नाल मुको, सालों की दोगे। सो हमें तो हर हाल में फ़ायदा है, चाइना करे तब भी हमें फ़ायदा है, वो करे तब भी हमें फ़ायदा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि
चाइना अल्टीमेटली दुनिया की एक बड़ी पावर है। आप देखें कि चाइना ने अभी रिसेंटली जो मरीख के ऊपर जो अपना उतारा उन्होंने अपना खलाई मिशन, और उसने दुनिया को मैसेज दिया है कि मैं ना सिर्फ ये कि मैं ज़मीन पे बल्कि खला में भी अपना, बल्कि समुद्रों पे, बल्कि अब खला भी मैं तस्कीर कर चुका हूँ। आपको पता है जो एयर सुपरमेसी थी वो किसी ज़माने में अमेरिका के पास हुआ करती थी, और नासा ही हम देखते थे। इंडिया ने कोशिश की अपने जहाज उड़ाने की, अपने खलाई मिशन भेजने की, वो नाकाम हुआ, तबाही हो गए, वो उड़ता था गिर जाता था। लेकिन वाहिद चाइना है जिसने उसने जो है उसने कोशिश की, ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उसने साबित कर दिया कि देखिए मैंने ये कर दिया। अच्छा, उसके सैटेलाइट्स ऊपर उड़ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उसने एयर सुपरमेसी में ऐसे जहाज बना लिए हैं कि जो आप जरा चाइनीज जहाज़ों में बैठ के देखें, आप हैरान हो जाएंगे। वो जिस उस पर जाके जो है वो फ्लाइट लेते हैं, एक्सीलेंट उनकी जो है वो होती है। फिर आप देखें कि अभी 5G के अंदर जो है हवावे है, हवावे, और ये सारी एयर के अंदर वो आपको पता मूवमेंट है। ये जो है इससे पहले जो आप देखें कि जो 4G है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ पे है, और ये कितने मेगा, वो 250 पे थी, ये जाके जो है वो 3800 पे, बल्कि ये 4200 पे 4100 पे जा रही है। सो इतने ऊपर जाके वो अगर फ्रिक्वेंसी भी लॉन्च कर रहा है तो वो ये भी उसके पास सुपरमेसी है उसकी जो है। फिर आप देखें कि अभी उसने वन बेल्ट वन रोड का एक मंसूबा दिया था। अगर ये चला जाता तो उसने कहा जी कि लेट्स ट्रेड नॉट वॉर। अमेरिका की सारी इकोनॉमी ही वॉर इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बेस करती है। उसने पूरी दुनिया को पहले मारा है फिर लूटा है। सो चाइना ने कहा कि नहीं मारेंगे नहीं, हम वैसे ही लूटेंगे आपको, बल्कि आओ मिलके लूटते हैं। अच्छा, अभी उसने कहा है कि जो छोटे मुल्क हैं, छोटे मुल्कों के हवाले से उसने बड़ी कोविड-19 की वजह से जो इफेक्ट अदरवाइज भी उसने कहा जी कि आप जो है ये नहीं कि आप छोटे मुल्कों के साथ जो है आप ज्यादती करें। छोटे मुल्कों के अंदर आपको पता नहीं कि एक्सपेरिमेंट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ क्या होता रहा है कि अमेरिका जो है वो अमेरिका में जो चीजें बनती थी, जो भी चाहे वेपन बनाया है, चाहे आपने वैक्सीन बनाई है, चाहे आपने दारू बनाई है या दवा बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, आपने जाके जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर जाके जो है वो आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया है, और उन लोगों की जिंदगी से आपने खेला, और उन लोगों के ऊपर जो है वो आपने उसके जो है वो किए। सो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा आज के बाद नो मोर, ये ड्रामाबाजी आपकी नहीं चलेगी। सो ये भी उनको हुआ। आप देखें कि जब उन्होंने कहा जो आपके इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे ट्रंप साहब जो है, ट्रंप से जब ट्रंप ने कहा था, याद है आपको, उन्होंने कहा था कि हम हवावे के साथ जो है वो खत्म करते हैं 5G के ऊपर, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। अब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच होते होते जो है फिर अमेरिका घुटनों पे आ गया और हवावे के आगे माफिया मांगी, और कहा कि ठीक है नहीं जी आप आके चुके। 5G का सारे के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास था, सारे खंभे उन्होंने लगाए हुए थे, सारे टावर्स ही उनके पास थे, और टावर्स के ऊपर जितने भी है वो सारे के सारे जो है वो पैराफेरनली उनके पास था। तो उन्होंने कहा नहीं जी फिर आप जो है वो करेंगे तो हम। अच्छा, फिर आप देखें कि चाइना ने अपना GPS निकाल लिया। ये इतना बड़ा सेटबैक था कि जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि अमेरिका के पास था, वो जब चाइना आया है तो उसने पूरी दुनिया को जो है वो उसको वर्ता हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद GPS के बाद VPS भी अब चाइना अपना लॉन्च कर रहा है, वीडियो पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो उसने और दुनिया की जो है वो मत मार दी है। आप देखें कि जो थंडर उड़ते हैं वो तो अमेरिकन GPS के ऊपर नहीं उड़ते, वो तो जो है वो जो चाइना ने अपने जहाज उड़ाए हुए वो तो अपना GPS यूज करता है। अच्छा, फिर आप देखें कि उसने अपने पूरी दुनिया के अंदर WeChat उसने इंट्रोड्यूस कराया, पूरी दुनिया के अंदर टिकटॉक चाइना का है, पूरा उन्होंने ऐप्स इस तरह के इंट्रोड्यूस करा दिया। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप को अगर गालियां पड़ती हैं तो वो चाइनीज टिकटॉक के ऊपर पड़ती हैं, उनको पाबंदी लगानी पड़ती है कि यार इसको बंद करो, ये क्या ड्रामा हमारे खिलाफ लगा हुआ है। सो उन्होंने इस तरह की ऐपिंग कर दी है, इस तरह की टेक्नोलॉजी ले आए हैं कि अब अमेरिका के पास या दुनिया के पास चारा कोई नहीं है। अब चाइना होगा और एंटी चाइना होगा। जैसे पहले अमेरिका था और एंटी अमेरिका था, आज चाइना है या एंटी चाइना है। अब देखिए कोविड के दिनों में ना मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी गेम हो गई है। वो कहते हैं ना कि देखो जमाना चाल क़यामत की चल गया, कि चाइना ने बड़ी क़यामत की चाल चल दी है। हुआ ये है कि जब कोविड चल रहा था वैक्सीन तो पूरी दुनिया की नहीं पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट नीचे थी, यूरोप की स्टॉक मार्केट उड़ गई थी। सो चाइना ने यह किया कि उसने स्टॉक्स खरीदने शुरू कर दिए, पूरी दुनिया के उसने स्टॉक्स उठाए, और वो करता 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 आज उसने जो है वो यूरोप की जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर चाइना बैठा हुआ है, और चाइना के पास बड़े शेयर्स हैं। अब यूरोप भी उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर है, चूंकि वो वहां पे एज ए पार्टनर बैठा हुआ है। फिर आप ईरान के साथ देखें, ईरान के साथ दुनिया का सबसे बड़ी उसने जो है वो किया है। आज तक ईरान की हिस्ट्री में इतना बड़ा वो किसी ने नहीं किया कि इतनी बड़ा उनको रिलीफ दिया है उसने कहा ये पकड़े मुझसे पैसा, और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और आप हमें तेल बेचेंगे और इस प्राइस पे बेचेंगे, और ये करेंगे और ये करेंगे ये करेंगे। ईरान पहले पाबंदियों में फंसा हुआ था, उसने कहा शुक्र है कहीं से पैसे आए,
ठीक है ना, वो फौरन जो है वो चाइना के साथ चला गया और फिर कहना पड़ा है किसी ने कहा है ना, उसने कहा जी कि कम से कम जो है वो एक धमकी से डरने वाला नहीं है ईरान जो है। तो आप देखें कि किसको वो है कि जी कौन चाइना के साथ करने जा रहा था कि जो है वो एक फोन आया और आप जो है वो बैठ गए। सो ये चीजें जो हैं ये अल्टीमेटली आपको बताती हैं कि अब दुनिया में क्या हो रहा है, और ये जो कोविड है ये भी कॉन्स्पिरेसी अब आपको समझ आनी चाहिए कि कहानी क्या चल रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये टाइम भी थोड़ा है, तो दो सवाल मैंने आपसे पूछने। एक तो ये है कि मुझे बताइएगा कि क्या चाइना जो उसके साथ हादी मुल्क है जो CPEC से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिनको उसने आसान शरात के ऊपर पैकेजेस दिए हुए हैं, तो आपके ख्याल में चाइना उन ममालिक, क्योंकि ये आपको पता है कि अमेरिका तो उन्हीं ममालिक को हिट करेगा, उन्हीं को टारगेट करेगा जो चाइना के साथ मिले हुए हैं, तो आपके ख्याल में चाइना उनको खबरदार कर सकता है कि नहीं भाई हमारे साथ ही हो, उनके साथ कभी ना मिलना, ऐसा हो सकता है कि खबरदार कर सकता है? देखिए, आप बिल्कुल एक और तरह की बात कर रहे हैं। आपको पता है ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है ये एक ऐसा इदारा है जिस तरह IMF है। ब्रिक्स के अंदर कौन बैठा है? ब्राजील। ब्रिक्स के अंदर बैठा है रशिया। ब्रिक्स के अंदर बैठा है इंडिया। इवन इंडिया को भी उन्होंने ब्रिक्स में रखा है। ब्रिक्स के अंदर बैठा है चाइना इटसेल्फ, और ब्रिक्स में बैठा है साउथ अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका से उन्होंने ले लिया किसको? साउथ अफ्रीका को। अच्छा, वहाँ से उन्होंने ले लिया जी इंडिया, यहाँ से ले लिया, रशिया उन्होंने उधर से ले लिया, और चाइना खुद है, और ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो आप देखें नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील शाइनिंग इकोनॉमी, और ब्राज़ील जो है वो किस तरह से ऊपर जा रहा था, ब्राज़ील को भी नोज डाइव हुई। ब्राज़ील के नज़र नहीं आ रहा माफ़ कीजिएगा, नज़र नहीं आ रहा दुनिया को जो है जो ब्राज़ील के अंदर बंदे मर रहे हैं, कौन मार रहा है, किस तरह मर रहे हैं। और ब्राज़ील जो है वो चाइना का बहुत बड़ा अलाई था। चाइना के अंदर चाइना अगर कह रहा है कि जी हमारे पास जो है वो जो अमेरिकन कोरोना आया है ये, तो फिर आप समझें कि ब्राज़ील के अंदर किसका कोरोना गया, और फिर आप समझें कि जो है वो रशिया के अंदर किसका कोरोना गया। तो फिर आपको समझ आनी चाहिए कि कोरोना बनाया किसने था। और फिर अगर इटसेल्फ जो है वो अमेरिका के अंदर कोरोना चला गया है, तो फिर या तो ये रज़ाए इलाही थी, या फिर चाइना ने फिर आपसे जो है वो बदला लिया है। तो दो ही चीजें हो सकती है ना, तीसरी तो कोई बात नहीं है। तो अगर चाइना ने बदला लिया है तो इसका मतलब है कि चाइना जो है वो आज इस पावर बन गया है कि वो बदला ले सकता है। और अगर रज़ाए इलाही थी तो फिर भी आप ये समझ लें कि आपने जो है वो ज्यादती की किसी मुल्क के साथ कि अल्लाह ने आपको पकड़ लिया। लिहाजा दोनों सूरतों में जो है अमेरिका की बैंड बज गई। अमेरिका आज इस काबिल नहीं रहा कि वो जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो अपने इन्फोर्स करा सके। आज उसको दुनिया की मदद लेनी पड़ती है। वो G7 कंट्रीज के अंदर गया है, उसने बाकी मुल्कों के साथ बात की है, उसने बाकी मुल्कों को अपने साथ मिलाया है। सो ये इसलिए हुआ कि चाइना ने ये साबित कर दिया कि आज अमेरिका जो है वो नोवेयर है। मतलब ये दुनिया ने देखा कि अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को एक प्रेसिडेंट ने मानने से इनकार कर दिया। दुनिया ने देखा कि एक इलेक्शन के ऊपर जो है वो एक उसके अलाई जो है वो उसके अंदर जो है व्हाइट हाउस के अंदर घुसते हैं और कितनी तबाही लेके आते हैं। दुनिया ने देखा कि वहां पे सड़कों के ऊपर जो है खून बह रहा है। दुनिया ने देखा कि वहां पे लोग जो है वो डेमोक्रेसी करते हुए जो है वो बाहर निकल आए हैं। सो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है, जो अपने आप को पता नहीं क्या कहती थी, वो एक्सपोज हो गई, और उसकी डिफेंस एक्सपोज हो गया, और उसका हेल्थ एक्सपोज हो गया, और वो दुनिया के सामने पता चल गया कि आज अमेरिका क्या है, और उसका डॉलर क्या है, और उसकी जो एयर सुपरमेसी है, और उसकी जो मेजल टेक्नोलॉजी है, और उसकी जो एयर टेक्नोलॉजी है, वो किसी काम नहीं आई, और उसने एक्सपोज कर दिया उसको बुरी तरह से। लिहाजा और दूसरी तरफ आप देखिए चाइना के अंदर आप देख लें, उन्होंने पहले 3 महीने के अंदर जो है वो साबित कर दिया दुनिया के अंदर। कब आया था? दिसंबर में उनका केसेस खुले हैं, मार्च में वहां पे जो है कोरोना खत्म हो गया, और मार्च में बाकी दुनिया में डगडगी शुरू हो गई थी। सही बात है। आज तक नहीं संभाली जा रही, आज तक नहीं संभाला जा रहा अमेरिका से कोरोना, आज तक यूरोप से कोरोना नहीं संभाला जा रहा, आज तक बाकी दुनिया से कोरोना नहीं संभाला जा रहा। तो चाइना ने कोरोना यूं करके खत्म करके उन्होंने कहा लो जी ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल है, मुझे कहा भी जा रहा है टाइम हो गया, लेकिन आखिरी सवाल मुझे शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा कि ये आपकी बातों से भी ये लगता है कि ये चाइना से अब अमेरिका आगे नहीं निकल सकता, इसका बताइएगा कि वाकई में ऐसा है? बिल्कुल नहीं निकल सकता। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका के अंदर अमेरिका इटसेल्फ बहुत बड़े लावे के ऊपर बैठा हुआ है। एक ऐसा लावा है जो किसी वक्त भी फट सकता है। वहाँ पे एक जो रेसिज्म है बहुत ज़्यादा है, गोरों और कालों के हकूक़ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और काले जो है वो वहाँ पे बहरहाल वहाँ की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। पिछले दिनों जो कालों के साथ हुआ, और जो कालों ने बाहर निकले, और गोरे भी उनके साथ जो है वो बाहर निकले, और जो मुख्तलिफ रेसेस बाहर निकली, ये एक रियलिटी है। वहाँ पे जो है जो बाकी नस्लों के साथ जो कुछ किया जाता है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपको पता है उनका बड़ा स्ट्रिक्ट आइन है,
वहाँ पे पूरी जब से बना है 1800 कुछ से लेके अब तक जो है जो उनका आइन, उसके अंदर कुछ 27 के करीब अमेंडमेंट्स हुई हैं। और उस 27 अमेंडमेंट्स में कुछ उन्होंने अपनी रियासतों को हकूक दिए थे, उन हकूक के हवाले से अमेंडमेंट्स हुई, और बाकी उन्होंने जो कालों को हकूक दिए उसके ऊपर जो है वो अमेंडमेंट्स हुई। रस्ट जो है वहाँ पे कोई अमेंडमेंट भी नहीं हुई उनके। इतना ज़्यादा उन्होंने तय कर रखा है कि फलां तारीख को फलां साल लीप के साल में फलां महीने में इलेक्शन होंगे, और वो होते हैं। सो ऐसी सूरत हाल में उस अमेरिका को अपना वजूद बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वेर एज चाइना बड़ी कंपोज सोसाइटी है, वहाँ पे मीडिया भी उस तरह से नहीं करता, वहाँ पे जो है वो रेसिस भी नहीं है। और चाइनीज़ सारी यहाँ से शुरू हो, आप सिंकियांग से शुरू हो, आप नीचे शंघाई तक पहुँच जाए, आपको शक्लें तो एक जैसी मिलती हैं। आप और मैं, हम तो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि इसमें ये कौन है, ली कौन है, पान कौन है, टान कौन है, कान कौन है, शान कौन है। तो हम तो कुछ वो एक जैसा ही समझते हैं। तो अमरीकी जो है वो उनकी शक्लें भी नहीं मिलती, उनकी जुबान भी नहीं मिलती, उनकी कल्चर भी नहीं मिलता। अब न्यूयॉर्क में चले जाएं, आप देखेंगे कि एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी किस्म की एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी को तोड़ना, फाड़ना, चीरना बहुत आसान है एज कंपेयर टू चाइना। सो मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है वो आगे चल के अपना वजूद बरकरार रखेगा। अगर इसने मजीद पंगे किए, लिख लें आज प्रोग्राम में, अगर अमेरिका ने मजीद पंगे किए तो फिर अमेरिका का हाल रशिया वाला होगा। ठीक है, अमेरिका ने अगर मज़ीद पंगे किए तो उसका हाल भी रशिया वाला होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का कि आप यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छी बातों से हमें मुस्तफ़ीद किया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा भी कभी मौका मिला तो आपको बुलाया करेंगे। थैंक यू जी सर, बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल इसी वक्त हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।